ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक जो भी आपका प्यार रहा, हमारे बच्चों का प्यार रहा, वो लगातार उनके कमेंट्स और वीडियो का जो वॉचिंग आवर है वो बताता है कि बच्चे हमारे हमसे कितने प्यार करते हैं। मतलब जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। और आज जो चर्चा का विषय है वो है औद्योगिकरण का युग और पार्ट नंबर 4। इसके पहले मैं 3 अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों को अब तक नहीं मिला है वो चैनल का नाम अभ्यास 24 इंटू योगेंद्र पांडे सोशल साइंस से सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको सीरियल से चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 4 तक के सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप कभी भी जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको सीन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय महत्वपूर्ण होता है और वो है भारत में मैनचेस्टर का आगमन। दूसरा है मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने समस्या क्या गई। और जो तीसरा बिंदु है वो है भारत में कारखानों की शुरुआत कब से हुई और जो पहले उद्योग लगाने वाले कौन कौन से उद्यमी थे उनके विषय में चर्चा करेंगे। और इसके बाद मजदूर की अवेलेबिलिटी पर भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की क्या कंडीशन रही, यह भी एक विषय होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक नया वर्ड आएगा जॉबर, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में मैनचेस्टर का आगमन। मैनचेस्टर एक ऐसे शहर का नाम है जहां पर सूती कपड़े का उत्पादन बहुत तेज़ी के साथ 18वीं शताब्दी में हुआ। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक सूती उद्योग स्थापना का शहर है, आज भी है और 18वीं शताब्दी में भी था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन कि भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, यानी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को हम कहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, किस शहर को कहते हैं, इसके विषय में आपको बताना है और क्यों फेमस है इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो हुआ क्या कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी थी। कारण क्या था? 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच पुनर्जागरण का काल और उस पुनर्जागरण ने नए नए उद्योगों की स्थापना कर दी थी। 1811 और 12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़ों की हिस्सेदारी 33% थी। मतलब इतना ज़्यादा हम कपड़ों का निर्यात करते थे भारत से। कब? 1811-12 में कितना था? 33% था। किंतु 1850 और 51 आते आते 3% ही हमारी हिस्सेदारी सूती कपड़ों के निर्यात में रह गई। क्या कारण रहा होगा इसका, अभी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण, पहला प्रॉब्लम तो यही हो गया कि जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि जो हमारे यहाँ के कपड़े हैं उन पर या जो हमारे देश के कपड़े बनते हैं उनके बिकवाली के लिए, उनके बिकने के लिए हम क्या करें, जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं, जैसे भारत से जो कपड़े आ रहे हैं उन पर हम क्या करें, इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर बढ़ा दें। तो जब किसी सामान पर आयात कर बढ़ जाएगा तो वह सामान अपने आप क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो सबसे पहला दबाव तो निर्माताओं ने इंग्लैंड की सरकार पर यही डाला कि आप क्या करें, जो भी कपड़ा आप भारत से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, उस पर क्या करें, इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर बढ़ा दें। जिससे क्या होगा, इंग्लैंड में बनने वाली वस्तुएं ही बिकेंगी। कारण उसका कि जो वस्तु इंग्लैंड में बिकेगी उस पर कोई इंपोर्ट कर नहीं लगेगा और जो वस्तु भारत में से जाकर के वहाँ बिकेगी उसमें क्या होगा, आयात कर लगेगा। अब मान लें कि भारत से कोई वस्तु 100 रुपये में
वहाँ पहुँचती है और आयात कर उसमें 5% सरकार इंक्लूड करती है, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब वहाँ के कपड़े अगर 85 रुपये में बिकें तो कौन खरीदेगा इसको भाई, 85 रुपये सस्ता है तो आदमी 85 वाला खरीदेगा, 105 वाला क्यों खरीदेगा। तो इसीलिए क्या किया सरकार ने इंग्लैंड की, वहाँ पर इंपोर्ट कर बढ़ा दिया। अभी और देखिएगा, भारत के जो उद्योग धंधे हैं उनको नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने और क्या किया, अभी आगे देखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस बात के लिए भी दबाव बनाया गया कि ब्रिटेन में बनी चीज़ों को भारत के बाजार में बेचे। इसके लिए जानते हैं क्या किया इन लोगों ने भारत के निर्यात कर में कमी कर दी। भारत के लिए जिन वस्तुओं का निर्यात करेगा इंग्लैंड, उस निर्यात कर में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कमी कर दी, जिससे क्या हुआ, 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात ना के बराबर था। लेकिन 1850 आते आते कुल आयात 31% हिस्सा सूती कपड़े का था। यानी कि 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़े का आयात नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि भारत में ऑलरेडी सूती कपड़ों का उत्पादन बहुत होता था, तो यहाँ के कपड़े विदेशों में जाकर बिकते थे और बाहर के कपड़े यहाँ आने के कोई चांस ही नहीं बनते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा था। लेकिन अब इस कंपनी ने क्या किया, 1850 आते आते कुल आयात कितना कर दिया, 31% कर दिया। और 1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा चली गई। क्यों भैया, क्यों ज़्यादा चली गई, क्योंकि निर्यात कर इंग्लैंड ने अपने वस्तुओं पर, खास करके सूती वस्तुओं पर निर्यात कर घटा दिया। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, निर्यात करें वस्तुओं को। अब भारत में जब मानचेस्टर घुस गया, मानचेस्टर मतलब जहाँ पर सूती कपड़े ज़्यादा लगे थे, कि फैक्ट्री ज़्यादा इंग्लैंड में लगी थी, वो मानचेस्टर था। तो मानचेस्टर जब भारत में घुसा तो क्या कंडीशन होगी, अब कंडीशन ये बन गई कि जो मानचेस्टर से कपड़ा आता था, यहाँ के बुनकरों के हिसाब से कपड़े सस्ते बिकते थे। वो क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्री मेड कपड़ा था, उस पर फिनिशिंग भी अच्छी होती थी और कम लागत में वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता था। और यहाँ की सरकार ने, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर इसने क्या किया, उस पर लगने वाला आयात शुल्क कम कर दिया और भारत के कपड़ों पर लगने वाला निर्यात शुल्क बढ़ा दिया। जिससे क्या होगा, भारत के सामान इंग्लैंड में महंगे हो जाएंगे और इंग्लैंड के सामान भारत में सस्ते बिकने लगेंगे। खेला कहाँ हो गया, आयात और निर्यात कर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खेला कर दिया भारत के उद्योगों के साथ। अब उस खेला का क्या रिजल्ट आया, ये भी देखते हैं। हुआ क्या कि मैनचेस्टर जब भारत में आ गया तो भारतीय बुनकरों के सामने समस्या खड़ी हो गई। कारण, क्योंकि भारतीय जो बुनकर थे उनके लिए बाजार धीरे धीरे सीमित होने लगे, कि उनके सामानों की जो लागत होती थी, भारतीय बुनकरों के सामानों की जो लागत होती थी वो ज़्यादा होती थी और जो इम्पोर्टेड सामान था उसकी लागत कम होती थी। तो क्या होगा, देखिए बाजार जो है वो देशभक्ति नहीं देखता है। जैसे अभी देखिए हमारे देश में इस समय रेडमी है, वीवो है, वन प्लस है, रियलमी है और बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो मेड इन चाइना हैं। यानी इंपोर्ट कहाँ से होता है, चाइना से होता है, असेंबल्ड इंडिया में होता है और उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया। यानी असेंबल्ड हम यहाँ करते हैं, आयात चाइना से करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आप देखो कि लगभग 75% पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है जो ये वीवो है और रियलमी है, रेडमी है, लाइक दिस टाइप ऐसे मोबाइल से, रियलमी है, इसका उपयोग वो ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सामान सस्ते और ज़्यादा फीचर वाले होते हैं। अभी आप 5G फ़ोन किसी ब्रांड में जाओगे, सैमसंग में जाओगे या फिर नोकिया में जाओगे या मोटोरोला में जाओगे, वन प्लस में जाओगे, तो ये महंगे हो जाएंगे। लेकिन वही जो सामान, जो फीचर आप रेडमी के 10,000 के फ़ोन में पाएंगे, वही फीचर अगर आप सैमसंग का सेट लेने जाएंगे तो नियर अबाउट आपको 20 से लेकर के और
1000 तक का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आदमी क्या देखेगा, आदमी तो सस्ता सामान देखेगा। तो व्यापार जो है और जो मार्केट है वो क्या करता है, वो देशभक्ति नहीं देखता है। आदमी सस्ता सामान देखता है, उस समय उसकी देशभक्ति नहीं काम आती है। इसलिए मार्केट देशभक्ति नहीं, पॉकेट देखता है, जेब, कि आपकी जेब क्या कह रही है, सामान आप अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैनचेस्टर का सामान भारत में आया और वो सस्ता बिकने लगा, तो हमारे जो भारतीय बुनकर थे उनके सामने कुछ समस्याएं खड़ी हुई, जो यहाँ पर हम देखते हैं। पहला था क्या है कि नियमित बाजारों की समाप्ति हो गई। कारण ये रहा कि जो मैनचेस्टर का सामान भारत में आया वो सस्ता बिकने लगा और जो नियमित बाजार थे वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गए। स्थानीय बाजार संकुचित होने लगे, यानी जो लोकल मार्केट थे। कारण क्योंकि बुनकरों ने काम करना बंद कर दिया, उनके सामान की डिमांड घट गई, तो जो स्थानीय मार्केट थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उन्नतशील कपास का अभाव हो गया। क्यों भैया? क्योंकि जो अंग्रेज यहाँ के जो प्लांटेशन वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो कपास के बागान या चाय के बागान लगाते थे, वो पेशगी पैसा दे करके भारतीय किसानों से कपास को पहले परचेज कर लेते थे। तो अच्छे कपास का उत्पादन भारत में तो था, लेकिन भारतीय बुनकरों के लिए इसका अभाव था। क्यों अभाव था? क्योंकि जो अंग्रेज व्यापारी थे वो कपासों के लिए अग्रिम भुगतान भारतीय किसानों को कर देते थे और भारतीय किसानों को मजबूरी में उनको अपने कपास बेचने होते थे। उच्च दरों पर भारतीय बुनकर कपास खरीदने के लिए मजबूर हो गए। क्यों मजबूर इसलिए हो गए? क्योंकि सारा कपास कौन खरीद लेता था? अंग्रेज। तो जो बचा खुचा माल है उनको क्या होगा, उसका रेट हाई हो जाएगा। यही बात थी। 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की अधिकता भी हो गई। यानी अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक भारत में भी फैक्ट्रियां धीरे धीरे लगने लगीं। अब जब भारत में भी फैक्ट्रियां लगने लगीं तो इससे क्या होगा, भारत में भी सामानों का उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो जो स्थानीय बुनकर थे उनके सामने भी एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि जो भारतीय कंपनियां थीं उनके भी सामान मार्केट में आने लगे और वो सामान सस्ते भी होते थे। तो इसलिए बुनकरों को यह भी एक समस्या का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं भारत में कारखानों की शुरुआत कैसे हुई भाई। आइए शुरू करते हैं। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में लगा और उत्पादन ठीक 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। पहली कपड़े की मिल भारत में कहाँ लगी? बंगाल में लगी और 1854 में लगी। 1862 तक 4 मिल चालू हो गई थी। कपड़े की 4 मिलें शुरू हो गई। कब? 1862 तक। इसी समय बंगाल में जूट मिल भी लग चुकी थी। जूट आप समझते होंगे, टाट का बोरा देखा है आपने, जो सन वाला बोरा होता है वही जूट। जूट आई थिंक हम जूट की तुलना हमारे यहाँ जो गांव में अभी जो खरीफ की फसल है उसमें उगाया जाता है, पेटुआ बोलते हैं उसको, पटुआ या पेटुआ जो भी आप कह लें, उसको हम जूट की कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे ही कुछ जूट होता है। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। ये भी कपड़े की मिल थी। 1860 के दशक में ही अहमदाबाद में भी सूती मिल शुरू हो गई थी। मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। तो इस तरीके से भारत में भी 1854 से फैक्ट्रियां धीरे धीरे लगना शुरू हो गईं। आगे देखते हैं। अब जब फैक्ट्री लगाएगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। तो ऐसे प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन से थे जिन्होंने भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना प्रारंभ की? आइए देखते हैं। धीरे धीरे भारत में भी उद्योगों का विकास प्रारंभ हो चुका। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना की। द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त कंपनियां लगाई। कहाँ? बंगाल में।
बम्बई में दिनसा पेटिट और जे.एन. टाटा, जो टाटा की कंपनी आज आप देख रहे हैं वही है, जे.एन. टाटा ने फाउंड किया था इसको। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना की। कलकत्ता में पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सेठ हुकुमचंद के द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए एमसीक्यू में। जीडी बिड़ला ने भी, बिड़ला का भी नाम, टाटा बिड़ला का नाम आप सुने होंगे, तो घनश्याम दास बिड़ला ने भी उद्योगों की स्थापना की। भारत के व्यवसाय पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्जा था, जिससे भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के अवसर ना के बराबर थे, लेकिन भारतीय व्यापारी लगे रहे। प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्सों पर होगा, यहाँ पर भाई आप इसको हिस्सों पर लिख लीजिए, हिस्से लिखा है, चलिए हिस्से ही सही है, हिस्से पर यूरोपीय एजेंसियों का अधिकार था। तो भारत की जो कपड़ा मिलें थी या जो भारत की फैक्ट्रियाँ थीं, वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में इनके यहाँ उत्पादन भी तेज़ी के साथ बढ़ा, क्योंकि युद्ध होने के साथ डिमांड बढ़ने लगी। अब जब डिमांड बढ़ने लगी तो इनकी यहाँ फैक्ट्रियों में या भारतीय फैक्ट्रियों में क्या हुआ? अरे भैया होगा क्या, यहाँ भी उत्पादन तेज़ी के साथ बढ़ा, ग्रोथ होने लगा। जी बिल्कुल। अब जब फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ा तो क्या होगा? मजदूरों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मजदूरों की उपलब्धता कहाँ से होगी? ये भी सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, इस पर चर्चा करने वाली बात है कि मजदूर आएंगे कहाँ से? तो मजदूर वहाँ से आएंगे जहाँ ग्रामीण क्षेत्र होगा। क्यों भैया? पहले देखिए बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते थे, जिनको हम जुलाहा कहते हैं। बुनकर को, आप बुनकर को ना समझें तो जुलाहा समझ लें। अभी यूपी में देखिए ये टांडा यानी अंबेडकर नगर वर्तमान का प्राचीन, मतलब इसके पहले वो टांडा था। आप खलीलाबाद लेगो, जिसको खलीलाबाद का वर्तमान में क्या नाम है भाई? खलीलाबाद का वर्तमान नाम आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि खलीलाबाद को वर्तमान में किस जिले के नाम से जानते? तो खलीलाबाद और टांडा और कानपुर, यहाँ पर कपड़े की, कानपुर में तो खैर कपड़े की मिल लगी थी, लेकिन टांडा और खलीलाबाद यहाँ पर हथकरघे यानी हैंडलूम का काम ज़्यादा होता था, अब भी होता है। तो जब उद्यम लग गया और मैनचेस्टर के सामान भारत में आकर बिकने लगे, तो ये जो भारतीय बुनकर थे ये बेरोजगार हो गए। अब जब भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए तो इन लोगों ने क्या किया? शहरों की तरफ रुख किया, क्योंकि कंपनी कहाँ लगी है? शहर में लगी है। तो जब कंपनी शहर में लगी है तो हम चल करके शहर में क्या करेंगे? अरे भैया 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे, मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि गांव में तो कुछ बचा नहीं है। खेती तो अंग्रेजों ने वैसे चौपट करके रखा था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत। तो मजदूर क्या हुआ? फ्री, और किसान भी फ्री, निठल्ले घूम रहे थे। तो चलिए देखते हैं अब मजदूरों की उपलब्धता क्या रही। अधिकतर मजदूर आसपास के जिले से ही आते थे। क्लियर? अधिकांशतः वे किसान तथा कारीगर, जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था। कौन थे इसमें मजदूरों में? किसान और कारीगर। अरे वही भैया भारतीय बुनकर कारीगर। जैसे अब एक एग्जाम्पल यहाँ दिया कि जैसे बम्बई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर रत्नागिरी जिले से आते थे। रत्नागिरी जो जिला है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जुड़ता है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रत्नागिरी जिला किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जुड़ा है। अब देखिए हुआ क्या, 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा बद से बदतर हो गई। कारण, मजदूर ज़्यादा संख्या में हो गए और उद्योगों की संख्या कम रही। देखिए सीखते हैं कैसे। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। कब की बात है ये? 1901 में। किंतु 1946 में यह संख्या बढ़ करके 24,36,000 हो गई। मतलब एकदम ब्लास्ट हो गया। इतने सारे मजदूर बेरोजगार थे जो गांव में, वो शहरों की तरफ पलायन कर गए काम करने के लिए। अब जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? श्रमिक बढ़ेंगे तो मजदूरी घटेगी। अभी इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने इस पर चर्चा की थी। अब क्या हुआ? मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो
मजदूरों को अस्थायी तौर पर रखा जाने लगा। ज़्यादा हो गए तो शिफ्ट में काम करना पड़ा। मानव श्रमिक की अधिकता के कारण नौकरी मिलना अत्यंत कठिन हो गया था। अब इस कठिनता में लोगों ने जुगाड़ खोजना शुरू किया। भैया कौनो जुगाड़ बताओ, हमें नौकरी मिल जाए। हम अगर दिल्ली जाई, बम्बई जाई, गुजरात जाई तो का हुए, हमें कौनो मेयर नौकरी मिल जाए। तो लोग का हेरे शुरू की, जुगाड़ हो रहे। जैसे अभी आप देखो कहीं बाहर जाओ तो पहले आप क्या लगाते हो, जुगाड़ कोनो सेटिंग हो तो भाई काम आसानी हो जाए। तो ये लोग जो मजदूर यहाँ से गए वे क्या सोचें कि हम कोनो मेरा अपने जुगाड़ लगाए ली और हमारा काम इजी वे में हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या जुगाड़ लगाया उन लोगों ने। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक थे उन्होंने भी अपना एक एजेंट निर्धारित कर दिया। एक तरीके से कह लें कि मजदूर और कंपनी के ओनर जो थे, बीच में एक बिचौलिया आ गया, जिसको क्या कहा गया, एजेंट या जाबर कहा गया। जाबर का मतलब जॉब माने नौकरी। जो भैया जॉब दे दे वही क्या है, जाबर है, जबर। अरे जबर है आदमी तो नौकरी दिवा सकत है, पौवा हो जेके जाबर कहो या जबर कहो। जाबर किससे संबंध रखता है, तो जॉब से संबंध रखता है। आपको कंपनी में कौन नौकरी दिला सकता है, जेके कंपनी में पौवा हुई, जे कंपनी में भौकाली हुई, जेके जबर हुई, वहाँ जे जबर हुई ना कंपनी में काम करे वाला एक आदमी जो जबर होगा, जबरदस्त होगा, जेके मालिक से ज़्यादा पकड़ हुई, ज़्यादा पहुँच हुई, वही तो नौकरी दिवा सकता है। यानी जाबर से आप याद रखो कि जो जाब दिला दे वही क्या है, जाबर है, और जो जबरदस्त हुई वह नौकरी दिवा सकता है। अगर हम दिल्ली बम्बई जाएँ कमाए तो हम क्या करबे, हम कोनो यही मेरा आदमी का खोजबे पहले से कि जेके लिंक हो कंपनी में कि भैया चलो तू हमारी नौकरी लगवा दो यार, कुछ पैसे वैसे की व्यवस्था हो जाए। तो जबर से क्या हो गया, जाबर। अब जाबर क्या थे, उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर की नियुक्ति की थी, यानी बीच में एक एजेंट रखा, बिचौलिया। तो एजेंट कौन हो सकता है, अरे भैया जो कंपनी के मालिक के बोल नगीचे रही, वो कह दहिना हाँ समझ लो, वह तो जाबर के मतलब जाबर हो सकता है। और जो मालिक के नगीचे वो जबर होबे करी। जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। देख लो कैसा कर्मचारी, जिस पर कंपनी के मालिक को पूर्ण विश्वास हुए कि हमारा नुकसान ना हो दे हैं, तब तो जॉब दिलाई पाई। वहाँ जो गांव से मजदूरों को लाता था, आज भी मेरे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, या मेरे इलाके में आप देखो, अपने इलाके में आप देख लोगे कि कुछ लोग कंपनी के एजेंट होते हैं। कहा था ठेका लेते हैं, ठेकेदारी करते हैं, मजदूरी ठेका लेते हैं कि तू चलो यहाँ से हम तुम्हारी नौकरी लगवा देवे और तू हमें कुछ अपन कमीशन, जैसे मान लो कि 500 रुपये पर डे उसकी ड्यूटी लगी कि 500 रुपये पर डे मजदूरी करने पे आपको नौकरी मिलेगी। तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो उसमें से कहेंगे भैया आपको 400 पे मैं नौकरी दिलाऊंगा, यानी 500 में 100 रुपये किसका हो जाएगा, उस एजेंट का हो जाएगा जे तुमका नौकरियाँ दिवाई। ऐसे तो कोई फालतू समय दौड़ी ना भाई, आपके लिए कोई फालतू समय क्यों बर्बाद करेगा, नहीं करेगा। तो क्या होगा, आपको उसके लिए पारिश्रमिक पेमेंट करना होगा। तो क्या करते थे ये जो जबर लोग थे, यानी जाबर जो दाब जाने वाले लोग थे, मजदूरों को काम का भरोसा देता था। कहता पक्का चलो हमार गारंटी है यार, हम तुम्हारी नौकरी दवाई देवे, हमार मालिक से बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, हम जो कह दिए तो हमार मालिक हमार जो सेठ है वो पक्का 100% हमारी बात मान ली। कारण क्या है, क्योंकि मालिक को भी सस्ते रेट में मजदूर उपलब्ध हो जाते थे, इसीलिए। और इतना ही नहीं, शहर में बसने के लिए वो मदद भी करता था। जो कौन, जाबर। और जाबर मजदूरों को काम दिलाने के बदले पैसे की मांग करते थे कि भैया देखो तुम्हारा इतना मदद किया ना यार, कुछ तो मेरा भी हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है। जी बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता है। तो इस तरीके से जो जॉब दिलाए वो जाबर, और जो ज़बरदस्त हो कंपनी में, जिसका भौकाल हो, जिसका पौवा हो, क्या हो जाएगा, वही तो नौकरी दिला पाएगा। जी तो ये रही आज की एक छोटी सी टॉपिक। इसमें एक टॉपिक और आएगा
5वें नंबर का वीडियो जो आई थिंक मैं कल उसको अपलोड कर दूंगा। और मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे लोग भी इसका आनंद ले सकें। मज़ा तो नहीं कहूँगा, आनंद, क्योंकि मज़ा के बाद तो सज़ा है। और एक चीज़ जानिए, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सफलता के करीब जाएंगे। और अभ्यास कैसा? करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर परत निशान। किसी दिन मैं मौका मिला तो इस बिंदु पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे एक आदमी परफेक्ट व्यक्ति बन सकता है, बन जाता है। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।